स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त प्रशासन के ऊपर और ये गुप्त प्रशासन से जुड़ा हुआ दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने जो है गुप्त प्रशासन के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो ये जो है एक कंटिन्यूएशन वीडियो है और इसमें हम गुप्तकालीन क्षेत्रीय तथा स्थानीय प्रशासन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मौर्य काल से ही हमें प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है एंड मौर्य काल में ही जो है बहुत सारे हेडक्वार्टर्स मिलते हैं। तो उत्तर मौर्य काल में इसे कुछ बदलाव के साथ जो है लागू किया गया था। गुप्तकालीन अभिलेखों से हमें स्थानीय तथा क्षेत्रीय प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन साम्राज्य जो है ये कई क्षेत्रीय इकाइयों में बटा हुआ था जिसको भुक्ति कहते हैं और गुप्तकाल की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई भुक्ति कहलाती थी। भुक्ति का जो भार है वो उपरिक नामक अधिकारी के हाथों में था। उपरिक महाराज शब्द इसकी बढ़ती शक्ति के विषय में दर्शाता है। भुक्ति इकाई का प्रयोग गुप्तों तथा गुप्तों के सामंतों के द्वारा किया गया। समुद्रगुप्त के अभिलेख से भुक्ति के उल्लेख प्राप्त होते हैं जैसे कि तीर भुक्ति, नगर भुक्ति, मगध भुक्ति और पुंड्रवर्धन भुक्ति। भुक्तियों को जो है कई जिलों में या विषय में विभाजित किया गया था। भुक्ति के नीचे की प्रशासनिक इकाई विषय कहलाती थी। विषय के प्रशासन की जिम्मेवारी विषयपति के हाथ में होती थी। विषय या जिला स्तर के प्रशासन का प्रमाण बंगाल से मिलता है। मध्य भारत के परिवारजक और पश्चिम भारत के वल्लभी के द्वारा भी विषय को अपनाया गया था। गुप्तों के पतन के बाद इस व्यवस्था को उसके सामंतों तथा अधीनस्थ शासकों ने जारी रखा। विषय शब्द का प्रयोग जिला स्तर के भूभाग हेतु हुआ है किंतु अभिलेखों में भिन्नताएं मिलती हैं। बंगाल से प्राप्त दामोदर गुप्त के 5 ताम्रपत्रों में विषय के प्रभारी को कुमारामात्य, आयुक्तक और विषयपति कहा गया है। इसकी नियुक्ति ऊपरी शासक द्वारा किए जाने का उल्लेख है। विषय या जिला प्रशासन के मुख्य कार्यालय को अभिलेखों में विषय अधिष्ठान अधिकरण कहा गया है। कोटि वर्ष विषय में जिला शासक की सहायता के लिए नगर श्रेष्ठी, नगर का प्रधान व्यापारी, सार्थवा, वणिक प्रतिनिधि, प्रथम कुलिक, कारीगरों का प्रतिनिधि और प्रथम कायस्थ कार्णिकों के प्रतिनिधि भी होते थे। उपरोक्त में प्रथम कायस्थ एक सरकारी अधिकारी होता था। यह सरकारी आदेश के दस्तावेज का लेखन और उसकी देखभाल करता था। बाकी अन्य गैर सरकारी प्रमुख थे और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि थे। गुप्त काल के समय से ही हमें कायस्थों के बारे में उल्लेख मिलने लगते हैं क्योंकि गुप्त काल में हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पे भूमि दान दिया गया। तो ये भूमि दानों को जो है लिखने का कार्य करते थे। गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था में गैर आधिकारिक लोग भी शामिल थे। इन गैर आधिकारिक लोगों के कार्यों का पता नहीं चलता किंतु भूमि के दान व बिक्री से जुड़े मामले में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। उत्तरी बंगाल के पुंड्रवर्धन भुक्ति में अलग पैटर्न दिखाई देता है। यहाँ से मुख्य व्यापारी, सार्थवा व्यापारी व मुख्य लेखक के स्थान पर ग्रामीण स्तर पर कुटुंबिक व महत्तर वर्ग की भूमिका दिखाई देती है। ये दोनों कृषि से जुड़े वर्ग थे। इतिहासकार बी.डी. चट्टोपाध्याय का कहना है कि ग्रामीण समाज में कुटुंबिक की तुलना में महत्तर अधिक प्रतिष्ठा का अधिकारी था। ये भूमि के अंतरण और सीमांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। गुप्त साम्राज्य के विभाजन का जो पैटर्न हमें मिलता है उसमें हम पाते हैं कि साम्राज्य को पहले भुक्ति में बांटा गया था, फिर विषय में बांटा गया था, फिर विषय को वीथियों या तहसीलों में बांटा गया था। पूर्वी भारत से प्रमाण मिलता है कि विषय को वीथियों या तहसीलों में बांटा गया था। इसका अपना कार्यालय था। विषय की तरह ही वीथी के प्रशासन में गैर सरकारी वर्गों को देखा जा सकता है जैसे कि वीथी कुलिका, वीथी स्तर के दस्तकारी समूह के प्रतिनिधि। वीथी के प्रशासन स्तर को कई गांवों में देखा जा सकता है। इसको स्थानीय स्तर के राजनीतिक प्रशासनिक संरचना स्तर में शामिल कर लिया जाता था। वीथी को आगे पैठ या गांव समूह में बांटा गया था। गांव का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिक या महत्तर होता था। दामोदर ताम्रपत्र से ग्राम सभा के अधिकारियों के निम्न नामों की पुष्टि होती है: महत्तर, अष्टकुलाधिकारी, ग्रामिक व कुटुंबिक। पुंड्रवर्धन भुक्ति से अष्टकुलाधिकरण और ग्रामा अष्टकुलाधिकरण का प्रमाण मिलता है। इस शब्द के अर्थ व व्याख्या को लेकर विद्वानों में विवाद है। माना जाता है कि इसमें गांव के 8 परिवारों के सदस्य होते थे। यह स्थानीय स्तर के अधिकारियों के विषय में निर्देशित करता है। इसमें भी गैर सरकारी समूहों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है।
शूद्रक के मृच्छकटिकम का उल्लेख बताता है कि जब चारुदत्त पर सुनवाई चल रही थी तो उस समय राजपुरुषों के अलावा दो श्रेष्ठी और धनी व्यवसायी भी शामिल थे। स्थानीय प्रशासन के विभिन्न स्तरों में गैर अधिकारियों को शामिल करने की दिशा में गुप्त प्रशासन का स्वतंत्र और विशिष्ट स्वरूप दिखाई देता है। अब हम शहर के प्रशासन के बारे में बात करेंगे। शहर के प्रशासन में व्यवस्थित व्यावसायिक संस्थाओं की भूमिका थी। वैशाली की मुहर से पता चलता है कि दस्तकार, व्यापारी व श्रेणी के मुखिया आदि शहरी प्रशासन को चलाते थे। उत्तरी बंगाल के कोटीवर्ष जिला के प्रशासन में मुख्य व्यवसायी, मुख्य व्यापारी और मुख्य दस्तकार शामिल थे। भूमि के हस्तांतरण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। दस्तकारों और व्यवसायियों की अलग-अलग श्रेणियां थीं। ये श्रेणियां अपने सदस्यों की गतिविधियों पर नजर रखती थीं और श्रेणी के नियम तोड़ने वालों को दंडित करती थीं। गुप्तों की यह प्रशासनिक व्यवस्था उत्तरी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू थी। यहाँ पर गुप्त शासकों द्वारा नियुक्त अधिकारी शासन को संभालते थे। बाकी अन्य क्षेत्रों में सामंती मुखिया का नियंत्रण था। ये गुप्तों के अधीन थे, कर देते थे, अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त परिवार में करते थे और गुप्त मुहर गरुड़ प्राप्त कर अपने क्षेत्र में शासन इत्यादि करते थे। गुप्त काल में अधिकारियों को नकद वेतन दिया गया, जिसका प्रमाण गुप्तकालीन सिक्के हैं। लेकिन जब सिक्कों की कमी आई तो उन्होंने भूमिदान देना शुरू किया। पहले भूमिदान केवल धार्मिक व्यक्ति या संस्था को दिया जाता था। इतिहासकार रामशरण शर्मा का कहना है कि प्रशासन को ज्यादातर सामंतों और भू लाभार्थियों द्वारा संभाला जाता था। इस कारण गुप्तों को मौर्य काल की तरह ज्यादा अधिकारियों की जरूरत नहीं पड़ी। गुप्तों के ग्रामीण और शहरी प्रशासन में दस्तकार, व्यापारी व बुजुर्गों की भागीदारी थी। इस कारण ज्यादा अधिकारियों की जरूरत नहीं पड़ी। मौर्यों की भांति गुप्तों ने आर्थिक गतिविधि को संचालित करने का प्रयास नहीं किया। गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था सामंती प्रकार की थी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के द्वारा हमने जो है आपको गुप्त प्रशासन के बारे में जानकारी दी है। और जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो गुप्त साम्राज्य है वो कई खंडों में विभाजित था और जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है वो भुक्ति थी। इसके बाद विषय, फिर वीथी, फिर पैठ, जिसको गांव समूह भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने गुप्तकालीन जो शहरी प्रशासन है उसके बारे में भी जो है इस वीडियो में आपको बताया है। गुप्तकाल में शहरी प्रशासन की देखरेख के लिए जो है श्रेणियों की उपयोगिता हमें दिखाई देती है।